नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बात की थी सिंधु सभ्यता के बारे में और उसके बाद हमारे पास वैदिक काल आता है। वैदिक काल जिसमें कि हमें सिर्फ साहित्यिक स्रोत हैं वो प्राप्त होते हैं और जो महाजनपद काल है उसमें भी इतने कलात्मक प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर मैं यहाँ पर कलात्मक प्रमाणों की बात करूँ तो मौर्य काल से पहले वैशाली के जो समाधान हैं और पीपरहवा का जो स्तूप है उसके प्रमाण हमें अवश्य ही प्राप्त हुए हैं। अगर मौर्य काल की बात करें तो जो नंद वंश के शासक थे घनानंद, उनकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने इस राजवंश की स्थापना की थी। इसमें उनके जो सेनापति या उनके जो आचार्य थे कौटिल्य, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर रहा है। 322 ईस्वी पूर्व इस राजवंश की स्थापना हुई थी और लगभग 137 वर्षों तक इन्होंने भारत में राज्य किया। अगर मौर्यकालीन कला की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के काल से हमें इतना कुछ महत्वपूर्ण कलात्मक कार्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए सीधा सीधा यहाँ पर मौर्यकालीन कला का संबंध है वो अशोक के काल से दिखाई देता है। मौर्य काल में दो प्रकार की कला थी जो काफ़ी विकसित थी। एक थी राजकीय कला और दूसरी है लोक कला। राजकीय कला जिसमें जो राजा के संरक्षण में, देखरेख में, नियमों के अनुसार जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जिसमें अशोककालीन स्तंभ और जो स्तूप हैं उनको रखा गया है। दूसरी है लोक कला। लोक कला जो कि सामान्य लोगों द्वारा या वहाँ के निवासियों के द्वारा बनाई जाती थी। उसमें जो गुफा स्थापत्य है या मूर्ति कला है या जो मृद भांड कला है उसको हम रख सकते हैं। तो आज का जो मेरा विषय है वो राजकीय कला, और राजकीय कला में भी जो अशोककालीन स्तंभ है उनको लेकर मैं यहाँ पर बात करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियो है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। मौर्य काल की बात करें तो जो पत्थर का उपयोग है वो यहाँ पर विस्तृत रूप से हमें दिखाई देता है और यहाँ पर जो स्तंभ है जिनको एक तरह से माना जाता है कि जो अशोक थे उन्होंने अपनी राज्य की जो सीमा थी वहाँ पर उन्होंने उनको लगवाया था। इन्हें धर्म के स्तंभ भी कहा गया है। लगभग 20 जो स्तंभ हैं वो उनके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7 हैं वो पूर्ण रूप से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन जो स्तंभ है इन पर कहीं ना कहीं ईरानी प्रभाव है वो अवश्य बताया गया है। पर्सी ब्राउन और स्मिथ महोदय ने भी विदेशी परंपरा का अनुकरण करने का इन पर आरोप लगाया है। कालीन जो स्तंभ है इनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक जो लाट है और दूसरा जिस पर पशु या फिर कमल का अलंकरण किया गया है। ऊपर वाला जो भाग है, जो अलंकृत भाग है, उसको हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है उसमें 1 या 2 पतली मेखलाएं बना रखी हैं जो कि लाट के ठीक ऊपर और कमल के ठीक नीचे आपको दिखाई देंगी। दूसरा जो भाग है वो उस मेखला के ऊपर उल्टा कमल, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये घंटे के आकार की तरह यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तीसरा जो भाग है उसमें कमल के ऊपर एक कंठा जैसा जो अलंकरण है वो आपको दिखाई देगा, जैसे कोई मोटी डोरी या रस्सी है वो वहाँ पर बांध दी गई हो। चौथा जो भाग है वो गोल अथवा चौकोर चौकी के रूप में आपको दिखाई देगा और इस चौकी पर आपको हंसों की पंक्तियाँ दिखाई देंगी, पशु मूर्तियाँ दिखाई देंगी या धर्म चक्र आदि आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 5वां जो भाग है वो सबसे ऊपर का भाग है। इसमें आपको जो पशु आकृतियाँ हैं वो दिखाई देंगी। इसमें पशुओं में आपको सिंह दिखाई देगा, वृषभ, हाथी या फिर अश्व आदि की मूर्तियाँ देखने को मिल सकती हैं। जितने भी स्तंभ हमें प्राप्त हुए हैं औसतन उनकी लंबाई है वो 50 फीट है। सब पर जो मौर्यकालीन जो ओपदार पॉलिश है जिसे चमक आती है वो सब पर आपको मिलेगी और जो उनका एक नियम के अनुसार बनाए गए हैं, यानी कि प्रत्येक जो स्तंभ है उसमें वही लाट के ऊपर आपको जो उल्टा कमल है, चौकी है और पशु है वो आपको दिखाई देंगे। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे के सारे जो स्तंभ हैं वो किसी एक व्यक्ति की देखरेख में या एक ही दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बनाए गए हैं। अगर प्रमुख स्तंभों की बात करें तो आरंभिक काल का जो हमें स्तंभ प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है बसाड़ बखीरा से। बसाड़ बखीरा बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ से हमें एक स्तंभ प्राप्त हुआ है जिसकी चौकी है वो चौकोर है और उस पर कोई डेकोरेशन आपको दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर हमें एक शेर है जो बैठा हुआ प्राप्त हुआ है, जो
अपेक्षाकृत भद्दा है। बाद की जो हमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, स्तंभ प्राप्त हुए हैं, वो काफ़ी श्रेष्ठ कलाकृति वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आरंभिक है इसलिए यहाँ पर निपुणता है वो कम दिखाई देती है। जो चौकी और जो पशु का सामंजस्य है उसमें भी तालमेल का अभाव है, क्योंकि पशु का जो पिछला भाग है वो चौकी से बाहर निकला हुआ है। इस स्तंभ की खोज जनवरी 1784 ईस्वी में की गई थी और इसका जो वजन है वो लगभग 51 टन माना गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के संकीसा नामक स्थान से भी हमें एक हाथी का जो शीर्ष स्तंभ है वो प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो चौकी है वो चौकोर के स्थान पर गोल है, जिस पर जो कमल लताएं हैं वो अलंकृत की गई है। चौकी पर जो हाथी मिला है वो अत्यंत हस्तपुष्ट है और उभार है जो अंगों का वो सही और प्राकृतिक रूप से बनाया गया है, इसलिए इसे बसाठ बखेरा के बाद का माना गया है। अगला जो हमें मौर्यकालीन कलाकृति का अवशेष प्राप्त हुआ है या कलाकृति प्राप्त हुई है वो हुई है हमें उड़ीसा प्रांत के पुरी जिले में धौली नामक स्थान से। यहाँ पर एक अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है और उसके पास ही एक चट्टान को काटकर तराशकर एक हाथी की जो मूर्ति है उसका निर्माण किया गया है। हाथी की जो मूर्ति है वो हालांकि आधी बनाई गई है, लेकिन फिर भी उसमें जो रूप है वो काफ़ी परिष्कृत यहाँ पर दिखाई देता है। यह शीर्ष स्तंभ नहीं है, फिर भी यहाँ पर कला का एक अद्भुत नमूना दिखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में कालसी नामक स्थान से प्राप्त एक अन्य शिलाखंड की, जिसमें धौली की तरह ही चट्टान को काटकर एक हाथी बनाया गया है। यहाँ पर अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में गज़्द में लिखा हुआ मिला है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ हाथी। बिहार राज्य के चंपारण जिले में लोरिया नामक गांव से भी हमें एक जो स्तंभ है वो प्राप्त हुआ है। इसके ऊपर उकड़ू बैठा हुआ शेर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो चौकी है उस पर दाना चुगते हुए हंसों वाली अलंकरण है वो किया हुआ है। इस जो शेर है या सिंह है उसका मुंह है वो खुला हुआ है, शरीर हष्ट-पुष्ट है और चेहरे से भाव आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो चौकी और पशु में सामंजस्यता है उसका कहीं ना कहीं आपको कमी है वो दिखाई देगी, क्योंकि जो शेर है उसके आगे और पीछे के पंजे चौकी से बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। इस स्तंभ की खोज 1860-61 ईस्वी में कनिंघम महोदय के द्वारा की गई थी और उन्होंने इसका पूर्ण विवरण दिया था। इसकी जो लाट है वो नीचे से ऊपर की ओर पतली होती जाती है। अगर बात करें रामपुरवा से प्राप्त स्तंभों की, तो यहाँ पर हमें जो 2 स्तंभ हैं वो प्राप्त हुए हैं। ये बिहार राज्य के चंपारण जिले में रामपुरवा नामक ग्राम जो है वहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक हमें वृषभ और दूसरा है वो शेर, यानी कि जो सिंह है उसकी मूर्तियाँ हैं या जो शीर्ष स्तंभ है वो प्राप्त हुआ है। इनकी खोज 1876 ईस्वी में ACL कार्यालय और उसके बाद 1907-8 में दयाराम साहनी ने खोज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर शेर वाले स्तंभ की बात करें तो यह जो मूर्तिकला है वो काफ़ी परिपक्वता लिए हुए है और यह विकास का तीसरा सोपान हमें प्रतीत होता है। जो सिंह है वो बैठा हुआ है और मुख है वो स्वाभाविक स्थिति में है। आयाल हैं वो लहराते हुए बनाए गए हैं, पंजों पर यह बैठा हुआ है और काफ़ी श्रेष्ठ जो मूर्ति है वो यहाँ पर देखने को मिलती है या कला का श्रेष्ठ रूप हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करें रामपुरवा से प्राप्त वृषभ की यानी कि बैल की, तो ये जो दूसरा स्तंभ प्राप्त हुआ है कटीली पत्ती मधुबेल से युक्त गोल चौकी पर बहुत ही सुंदर वृषभ या बैल जो है वो बनाया हुआ है। उठे हुए कान हैं, मुख्याकृति है वो काफ़ी सौम्य रूप से बना रखी है, शरीर है वो मांसल है, भरकम है और हष्ट-पुष्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो चौकी के साथ सामंजस्य है वो भी काफ़ी निखर उठा है। डॉक्टर निहार रंजन रे ने तो इसे सारनाथ के सिंह शीर्ष से भी श्रेष्ठ बताया है। फिलहाल यह है जो शीर्ष स्तंभ है वो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसके अलावा हमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची के महास्तूप के तोरण के पास से भी एक अशोक स्तंभ है वो प्राप्त हुआ है। इसकी चौकी के ऊपर 4 शेर हैं जो पीठ से पीठ मिलाए हुए खड़े हैं। यह दूसरे आयाम की कृति मालूम होती है। इनका जो मुंह है वो टूटा हुआ हमें प्राप्त हुआ है। इस शीर्ष स्तंभ से प्राप्त पशुओं के शरीर की मांसपेशियों का उभार, अंग प्रत्यंग का निखार या फिर जो उनका सामंजस्य है वो काफ़ी श्रेष्ठ यहाँ पर बन पड़ा है।
अशोककालीन प्राप्त स्तंभों में अगर हम सबसे श्रेष्ठ स्तंभ की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ नामक स्थान से प्राप्त स्तंभ, जो कि अब सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। इसे 1950 ईस्वी में भारत के आधिकारिक प्रतीक के रूप में अपनाया गया। शेर या सिंह आपको दिखाई देंगे, जो कि पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं। चारों जो सिंह हैं उनके मुख हैं वो विपरीत दिशाओं में है। कि जो ऊंचाई है वो है 2.15 मीटर, यानी कि लगभग 7 फीट। एक गोल चौकी पर इनको बनाया गया है और जो चौकी है वो भी अलंकृत है। इसकी चौकी पर एक चक्कर के बाद एक पशु यानी कि अश्व, सिंह, वृषभ या फिर गज, यानी कि जो घोड़ा है, शेर है, बैल है और हाथी है, उसकी प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई है। इसमें एक चक्कर जो बनाया गया है उसमें 24 तिलियां हैं वो बनाई गई है। इनके जो आयाल हैं वो लहराते हुए दिखाए गए हैं। जो शेर हैं उनकी मूछें, आँखें और जो खुला हुआ मुख है वो विचित्र होते हुए भी आपको काफ़ी प्रभावित करता है। इनका जो रुद्र रूप है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। जो शेर है उनका स्वभाव है वो गर्विला प्रतीत होता है और आकृति है उसमें रोब अवश्य दिखाई देगा। सिंह के जो पंजे हैं, पैर हैं, उनका चित्रण है वो बहुत ही श्रेष्ठ बनाया गया है। सजीवता यहाँ पर आपको दिखाई देगी। चौकी के साथ जो पशुओं की मूर्ति का तालमेल है या सामंजस्य है वो बहुत ही श्रेष्ठ रूप से यहाँ पर बनाया गया है। सारनाथ की जो हमें मूर्ति प्राप्त हुई है उसमें जो चारों सिंह हैं, बैठक में उनकी दृढ़ता की छाप आपको दिखाई देगी। आकृति है वो काफ़ी भव्य है और गौरवपूर्ण है। कल्पना और वास्तविकता का यहाँ पर मिश्रण आपको दिखाई देगा। सिंह को जो कि हिंसक प्रवृत्ति का माना जाता है वो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, रौद्र या जो रौबदार रूप है वो अवश्य दिखाई देगा। यहाँ पर जितने भी जो पशु बने हैं उनमें भी काफ़ी सजीवता का चित्रण मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मूर्ति को किसी सांचे में तैयार किया गया हो। मूर्तिकार ने ना तो एक छेनी कम लगाई है और ना ही अधिक। यहाँ पर भद्देपन का अभाव है। ओप के कारण, जो कि चमकीला ओप या पॉलिश की गई है, उसके कारण जो स्तंभ है या शीर्ष स्तंभ है उसमें तेज है वो और भी अधिक आपको देखने को मिलेगा। आते हुए जो आयाल बना रखे हैं वो उसमें एक एक जो बाल है उसको बड़ी बारीकी से दिखाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सारनाथ के अलावा जितने भी हमें स्तंभ प्राप्त हुए हैं वो सभी चुनार के बलुआ पत्थर से, सफ़ेद बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। सभी का जो बनाने की निर्माण प्रक्रिया है वो एक जैसी है, यानी कि नीचे वाला भाग है और ऊपर वाला भाग है, दो भागों में इनको विभक्त किया जा सकता है। नीचे लाट है और ऊपर जो शीर्ष स्तंभ है जिसके ऊपर आपको अलंकरण दिखाई देगा, यानी कि उल्टा कमल है या फिर चौकी है और उसके ऊपर पशु है। ये आपको भारत के किसी भी स्थान से जितने भी हमें शीर्ष स्तंभ या स्तंभ प्राप्त हुए हैं उनमें समान रूप से यही निर्माण प्रक्रिया अपनाई गई है। क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना रखा था इसलिए पशुओं का अलंकरण है या पशुओं का जो उत्कीर्ण है वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का प्रतीकात्मक रूप भी देखा जा सकता है। जैसे हाथी है जो बुद्ध के जन्म और माया सोपन से संबंधित है। घोड़ा है, उस पर बैठकर महात्मा बुद्ध ने अपने घर संसार का त्याग किया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया कहते हैं। और जो बैल है उसको अहिंसात्मक रूप से दिखाया गया है। और जो यहाँ पर सिंह है यानी कि जो शेर है वो राजपद के गौरव को यहाँ पर दिखाता है। इन स्तंभों के अलावा हमें नई दिल्ली में 2 स्तंभों का स्थानांतरण किया गया। एक तो मेरठ से नई दिल्ली, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया, जिसके हमें 5 टुकड़े प्राप्त हुए थे। बाद में इसको जोड़कर एक स्तंभ का रूप दिया गया। और जो दूसरा है वो टोपरा कला हरियाणा से इसका स्थानांतरण करके इसको दिल्ली लाया गया। इलाहाबाद कौशाम्बी से भी हमें एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर ने इसका स्थानांतरण करवा दिया था, क्योंकि यहाँ से हमें एक जो ब्राह्मी लेख है वो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बोध गया, पाटलिपुत्र और भवानीपुर से भी हमें अशोककालीन जो स्तंभ हैं उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो है उसमें अशोककालीन जो स्तूप हैं और उसके बाद जो लोक कला के हमें प्रमाण मिले हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।